Assalamu alaikum, dear students. My today's lecture is again for 10th class and the same lesson desk. इसके कुछ क्वेश्चंस तो हमने कल किए थे, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज हम करेंगे। 6 क्वेश्चन इसके किए थे हमने। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था किस क्वेश्चन का कैसे हम जवाब लिखेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया था, तो समझा दिया था। तो उसके बाद जब आपके पास नोट्स होंगे तो वो आप याद कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो आज जो है वो 7th क्वेश्चन है हमारा। एंड 7th क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड गॉस्बे इमेजिन अबाउट द पीपल हु विजिटेड हाइड पार्क। तो जो हाइड पार्क में आते थे उनके बारे में नॉर्मन गॉस्बे का क्या ख्याल था, क्या राय थी, क्यों आते थे। तो ये भी वैसे मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ वो लोग आते थे जो थके हुए होते थे, दिन भर के काम काज से थके हुए होते थे, या फिर बूढ़े जिनका कोई ये नहीं होता था, बूढ़े होते थे, वो इस पार्क में आते थे अपना ये वक्त गुजारने के लिए। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा आप समझिएगा जवाब, तो फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखिए इसका जवाब हम यूँ लिख सकते हैं, Goswami imagined that the people who visited the park were those who had been defeated in their life, यानी जिनको जो जिंदगी से हार चुके हैं। They were men and women who had fought and lost. Their fortunes had fallen, their hopes were dead. It was all clear from their shabby clothes, their bowed soldiers, and their unhappy eyes. That's why they came to the park at dusk. The silence and the gloom of the atmosphere harmonized with their feelings. Gosbe compares them with bats who keep away from light and show themselves in dark only. देखिए किन के बारे में कौन लोग आते थे, यानी जो ज़िंदगी से हार चुके थे, जिन्होंने फाइट की, लड़े लेकिन हार गए, और फिर ये वो शाम के वक्त इस पार्क पे आते थे। तो ये जो डस्क का टाइम था, ये इनकी ज़िंदगी के साथ मतलब हार्मोनाइज करता था, यानी इनकी ज़िंदगी भी समझिए ऐसी ही डस्क पर थी, तो इसलिए वो लोग यहाँ आते थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। तो देखिए इसका हम यूँ लिख सकते हैं, दिस मैन द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज गॉड्सबे, ठीक है। ए यंग मैन ट्राइज टू फूल हिम बट गॉड्सबे प्रूव्स टू क्लियर फॉर हिम, यानी जो जवान इंसान उसको कभी फूल करने की कोशिश है, लेकिन गॉड्सबे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, तो उसको लगता है कि मैंने ही उसको, यानी वो बेवकूफ़ नहीं बना। He at once finds the weak point in the young man's story. He proves that he is not the man to be befooled easily. But then he is easily fooled when no one even tries to fool him. We cannot even say that Gospe fools himself. All that happens is the result of an irony of situation. The elderly gentleman loses his cake of soap. He loses it at the same place where soon after a young man comes to sit, and then the young man also views in his story an incident of soap. Lastly, Gosbe goes running to find the young man and give him the soap that never was his. All these are elements of irony in the story. तो देखिए क्या होता है इसमें, अजीब ये है, यानी वो मजाक कैसा होता है इसमें, वो आयरनी यानी कैसे वो होता है कि इत्तेफाक से ही सब चीज़ें होती हैं। पहले वो यंग मैन इसको गॉड्सबे को फूल करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड्सबे उसकी कहानी में वीक पॉइंट ढूंढता है, वो साबुन की टिकिया। लेकिन फिर वो साबुन की टिकिया एक्चुअली होती किसकी है, पहले वाले शख्स की, जिसने कि बताया नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन गॉड्सबे को जब वो साबुन की टिकिया मिलती है, तो वो उसी यंग मैन को ढूंढता हुआ जाता है और उसको देता है, और उसके साथ में कुछ पैसे देता है, और अपने आप को कोसता है कि मैंने उसकी कहानी का भरोसा नहीं किया। तो अगेन वो बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि वो साबुन तो उसकी थी ही नहीं। तो ऐसे ये इसमें आयरनी है, यानी इसमें वो मजाकियापन है, इसमें वो यानी ऐसा है। What is juxtaposition? Has Saki been able to juxtapose humor and pathos in dusk? देखिए
जैक्सटापोजिशन होता है दो चीज़ों को यानी आपस में मुकाबला करवाना, देखना, यकसानियत, ममासलत क्या है दो मुख्तलिफ चीज़ों को। तो इसमें ऐसा क्या है? Juxtaposition means putting opposite things together to show the contrast. In this story, Dusk Saki has juxtaposed humor and pathos in a very subtle manner. There are pathos in the description of people whose hopes are dead and whose fortunes have fallen. There is pathos in the description of the elderly gentleman to whose piping no one dances. And juxtaposed with this pathos in the improbable story that the young man tells. We smile to ourselves when the weak point in the young man's story is picked, and then we burst into laughter when the elderly gentleman says, "Yes, sir, a cake up so." There is both humor and pathos in the way Gospel gets told. तो दो चीज़ों को यानी पैथोस यानी मुसीबत, गम और इसको ये जेक्सटापोज करता है डस्क को। तो ये तो हुई इसकी क्वेश्चंस। और अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर वर्ड्स। जैसे यूथफुल फिगर है, तो यूथफुल फिगर होता है जवानी है। ही हैज़ ए यूथफुल फिगर बट इज़ ए कवर्ड एट हार्ट, यानी दिखता जवान दिखना, यूथफुल फिगर बाहर से, लेकिन अंदर से जैसे हमने उसको यूज़ किया कि बाहर से वो जवान दिखता है, यूथफुल दिखता है, यानी पुरजोश दिखता है, लेकिन असल में वो निकम्मा है। इसी तरह से सेकेंड वन है shabbily dressed. He always is shabbily dressed and rarely brushes. यानी shabbily यानी फटे पुराने कपड़े, गंदे बदे कपड़े पहने हुए होते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड है decent chap. Decent means अच्छा, यानी cultured, mannered. He is a decent chap and everybody loves him. ठीक। फिर है पेल मूनलाइट, यानी जर्द रोशनी, चांद की जो जर्द रोशनी है। दे सेट टॉकिंग ऑल नाइट इन द पेल मूनलाइट। मूनलाइट जो होती है ना वो जर्द रंग की होती है, लेकिन मज़ा आता है उसमें, खूबसूरत चीज़ें भी खूबसूरत लगती है। इसी तरह स्ट्रोलिंग अबाउट, स्ट्रोलिंग मैंने बोला था आपको टहलना, चहलकदमी करना। आई वॉज स्ट्रोलिंग अबाउट इन द पार्क व्हेन ही केम। ठीक, मैं पार्क में घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था जब वो आया। इसी तरह से wandering about, he is unemployed and keeps wandering about the town the whole day. Wandering about means घूमता फिरना, aimlessly है, इधर उधर जाना, भटकना। तो ऐसे किसी हद तक, पूरा तो नहीं, लेकिन हालात के जो तकाजे हैं उनके हिसाब से कुछ हद तक ये कहानी, ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गई। तो अब आपका काम है इसको याद करना। थैंक यू।